नमस्कार। देश के सबसे दक्षिणी छोर से चुनावी उत्तर कप की प्रतीक्षा करते देश को खबरदार करने के लिए मैं हूं श्वेता सिंह। कन्याकुमारी से मैं इस समय आपके साथ जुड़ रही हूं। वही कन्याकुमारी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपनी तपस्या में लीन है, अपने ध्यान में लीन है। ठीक हमारे पीछे वो जगह है, वो विवेकानंद शिला है, जिस पर उस ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए ध्यान में लीन रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच कल यानी 1 तारीख को 7वें चरण का मतदान है, अंतिम चरण का मतदान है। 56 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें 7 राज्य और 1 चंडीगढ़ की सीट पर भी वोटिंग है। राजनीति तो ऐसे में तमाम होगी जब प्रधानमंत्री यहां पर ध्यान के लिए आते हैं कि उसके मायने, उसके पर्याय क्या होते हैं। लेकिन पहले हम आपको प्रधानमंत्री के ध्यान से जुड़ी हुई खबर दिखाते हैं। भगवा वस्त्र, ध्यान का आसन, साधना की मुद्रा, बंद आंखें, शांत चित्त, स्थिर मन। कन्याकुमारी के समुद्र में स्वामी विवेकानंद स्मारक चट्टान के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग साधना की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। भगवा वस्त्र में पीएम मोदी सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देते और माला से मंत्र जप करते नजर आए। सूर्य उपासना के बाद ध्यान मंडपम की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें आईं और फिर दिखा साधना का वह स्वरूप जिसमें पीएम मोदी योग ध्यान करते हैं। तकरीबन अंधेरे से कमरे में पीएम मोदी सामान्य आसन में बैठे हुए दिखे। सामने ओंकार का चिन्ह, अगरबत्ती से उठता सुगंधित धुआं, चश्मे के पीछे बंद आंखें, तर्जनी और अंगूठे के छोर से मिली अंगुलियों की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ में माला, होठों पर मंत्र उच्चारण के चिन्ह। इस कमरे में रोशनी हुई तो तस्वीर थोड़ी और साफ दिखी। पीएम मोदी छोटे से आसन पर अर्ध पद्मासन में बैठे ध्यान कर रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने काष्ठ की चौकी पर आराम आसन और ज्ञान मुद्रा बनाए ध्यान लगाते नजर आए। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के आगे प्रार्थना की मुद्रा में भी पीएम मोदी की एक तस्वीर नजर आई। इस बीच माना जा रहा है कि पीएम मोदी की योग साधना की वजह से विवेकानंद स्मारक शिला पर पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विवेकानंद मेमोरियल रॉक आम पर्यटकों के लिए भी खुला था, लेकिन शर्तों के साथ। प्रधानमंत्री जब ध्यान में बैठे हैं उस समय की यहां सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से कड़ी है। इन इलाकों तक लोगों को आने दिया जा रहा है, आज रॉक तक भी, लेकिन बिना मोबाइल फोन या कैमरे के अगर कोई दर्शन करने जाना चाहता है तो उसे दर्शन करने की आज छूट दी जा रही है। पीछे तमिल कवि तिरुवल्लुवर की वो विशाल मूर्ति आपको दिख रही है और साथ में विवेकानंद रॉक पर स्थित वो ध्यान मंडपम आपको दिख रहा है। हर होटल के, क्योंकि यहाँ पर पूरा टूरिस्ट वाला इलाका है, हर होटल के छत पर आपको कम से कम 2 पुलिसकर्मी नजर आ जाएंगे। एक चीज पर ध्यान है उनका, हर जगह पर सीसीटीवी लगा है और अगर किसी अनधिकृत जगह पर मीडिया भी अपने कैमरे को खोलती है तो वहां पर आकर रोका जाता है। कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक पर पीएम मोदी के योग ध्यान के साथ दिन की शुरुआत हुई। सुबह कुछ पर्यटक नजर आए, लेकिन पीएम मोदी की सुरक्षा को देखते हुए विवेकानंद मेमोरियल रॉक के पीछे भी सख्त चौकसी दिखती है। जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये भी अभी थोड़े से लगभग 1 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस हम पे है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के लिए। और पीछे देखेंगे तो वहाँ पे अभी भी आईसीजी का शिप्स है, नेवी शिप्स है, मरीन कोस्ट गार्ड, सब लोग यहाँ पे है। एक समुद्र से आने का वास्ते है। और वहाँ देखेंगे तो तिरुवल्लुवर का स्टैच्यू है, उसके पास ये रॉक मंडपम है। आज जैसे आपने बोला ये तो हजारों साल पुराना एक लोकेशन है जहाँ पे बहुत ज्यादा हिस्ट्री भी है, लेजेंड्स भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ध्यान साधना का निमित्त चाहे निजी हो या लोकहित के लिए हो, लेकिन अनुमान है कि कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री का यह आसन इस समुद्री शिला पर पर्यटकों की तादाद जरूर बढ़ा देगा।
और ये उम्मीद इसलिए बढ़ी क्योंकि 2019 में जब पीएम मोदी ने केदारनाथ की रुद्र गुफा में 2 दिन का ध्यान किया, तो उसके बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी और गुफा की एडवांस बुकिंग होने लगी कि स्थानीय प्रशासन को वहां वैसी ही कुछ और गुफाएं ध्यान के लिए बनानी पड़ गई। समुद्र तट से लगे इस पूरे क्षेत्र की संरचना कुछ ऐसी है कि यहाँ बेहद तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन इस समय सब इसी कोशिश में जुटे हैं कि कैसे राजनीतिक हवाओं के रुख को भांपा जाए। हम आपको अपने 4 संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं, उन 4 संवाददाताओं के पास जहां पर चुनाव यानी कल वोट डाला जाना है। प्रचार का शोर बीते हुए कल थम चुका है, लेकिन अभी भी किस तरह से हम आंक सकते हैं वहां की परिस्थितियों को, वहां की राजनीति को। हमारे साथ इस समय कुमार अभिषेक जुड़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों का पूरा हाल हमें बताएंगे। हमारे साथ रोहित सिंह पटना से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कमलजीत संधू जुड़ रही हैं जो कि पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ यहां पर भी चुनाव है उसके बारे में जानकारी देंगे, और बंगाल की सीटों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इंद्रजीत कुंडू इस समय जुड़े हैं। अभिषेक, लेकिन सबसे पहले चूंकि प्रधानमंत्री की सीट पर वोटिंग होनी है, प्रधानमंत्री यहां कन्याकुमारी में ध्यान लगाए हुए हैं, तो वाराणसी की सीट उनकी और उसके साथ ही इर्द गिर्द की जितनी भी सीटें हैं जहां पर कल वोट डाला जाना है, विपक्ष को केवल उनकी चिंता नहीं बल्कि बाकी इलाकों की भी चिंता हो चली है कि कहीं इस ध्यान का प्रभाव लोगों के मन पे न पड़ जाए। क्या आपको लग रहा है वहां वाराणसी से देखकर? बिल्कुल श्वेता, देखिए प्रधानमंत्री मोदी भले ही विवेकानंद रॉक पर ध्यान मग्न हो, लेकिन यहां तक वाराणसी तक उसकी खूब चर्चा चल रही है। आज के मैंने सुबह सुबह जब अखबारें देखी तो वाराणसी से कहीं ज्यादा कन्याकुमारी की तस्वीरें थी और सबसे ज्यादा उसी की चर्चा अखबारों में भी दिखाई दी है। तो अगर आप देखें तो बेशक प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हो, बेशक वहां ध्यान मग्न हो, लेकिन चर्चा पीएम की ही है। अगर इसके अलावा देखें तो जो आसपास की सीटें हैं वो बेहद अहम है। कहा हमेशा ये जाता रहा है कि प्रधानमंत्री लड़ते तो वाराणसी से है, लेकिन आसपास की सीट वो जिता नहीं पाते, हार जाते हैं। पिछली बार भी जौनपुर का था, हालांकि जौनपुर पिछले चरण में हुआ है, लेकिन इस बार गाजीपुर की सीट बेहद अहम है जहां से अफजाल अंसारी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। ये दोनों सीटें बीजेपी पिछले चुनाव में हारी हुई सीटें हैं उनकी, और यहां पर उसने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। अगर आप देखें तो मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल हैं और अनुप्रिया पटेल कड़े मुकाबले में फंसी हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी इस चरण में जहां पर उसके पास 11 सीटें थी, उसके लिए 11 सीटें भी उसे होल्ड करनी है और साथ साथ 2 और सीटें जीतनी है अगर बीजेपी को अपने उस दावे 400 पार के पास जाना है। लेकिन श्वेता, हम बताएं कि चूंकि ये आखिरी चरण है और आखिरी चरण के पहले जितने भी चरणों में चुनाव हुए हैं, कई सीटों पर, अवध में, बुंदेलखंड में कई सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला देखा गया। और पूर्वांचल जो कि जाति की सियासत के लिए जाना जाता है, आप देखेंगे आखिर होते होते बलिया में भी नारद राय को बीजेपी लेकर के आई कि किसी सूरत में बलिया, गाजीपुर और जो घोसी की सीट है वहां किसी तरीके से कोई गुंजाइश न बचे। तो बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी इस चरण के लिए साध रखी है। और प्रधानमंत्री का जो निजी संदेश है, मैं एक बात और बता दूं, खास करके जो युवाओं के लिए उन्होंने लेटर लिखा है, 1,78,000 नए मतदाता आए हैं और उसमें प्रधानमंत्री ने पर्सनल लेटर सबके नाम से काशी में भिजवाया है। तो कुछ नए तरह के प्रयोग भी प्रधानमंत्री ने किए हैं, और मुझे ये वो भी प्रयोग दिख रहा है कि वो बेशक कन्याकुमारी में बैठे हों, लेकिन उसका जो प्रभाव है यहां तक देखा जा सकता है। श्वेता, और यही बिहार जहां पर सारी की सारी पिछली बार जो सीटें थी रोहित, वो सारी की सारी सीटें गई थी एनडीए के पास, इस खासकर इस चरण में जो चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस बार विपक्ष अपना पूरा दम लगाकर ये चुनाव लड़ रहा है और इस बार आसान नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। 8 सीटें जहां पर कल मतदान होना है वो सभी की सभी एनडीए के पास है, 5 बीजेपी के पास है, 3 सहयोगी दलों के पास है। लेकिन अब ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने अपने उम्मीदवारों को तो जिताए वहां पर, साथ ही साथ जो सहयोगी दल हैं
जहां पर उपेंद्र कुशवाहा जैसे कि खड़े हैं, उनको भी जितवाने की जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी के ही ऊपर है। इसीलिए हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां पर प्रचार प्रसार किया और कल जिनकी किस्मत दांव पे लगी है उसमें रविशंकर प्रसाद है पटना साहिब से, रामकृपाल यादव है पाटलिपुत्र से, मीसा भारती लालू की बेटी वो भी है चुनावी मैदान में कल पाटलिपुत्र से, साथ ही साथ पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग काराकाट से चुनाव में मैदान में है। तो कल बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनकी भाग्य का फैसला जो है वो होने वाला है। लेकिन श्वेता, इस जो राजनीतिक गर्मी के बीच में जो एक आपदा की स्थिति पैदा हो गई है, मैं बात कर रहा हूं गर्मी और लू के चपेट में जो इस वक्त बिहार है, वो भी कहीं न कहीं गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि अब तक जो है बिहार में मौत का आंकड़ा जो है तकरीबन 60 तक पहुंच चुका है। और इसीलिए अब प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती ये है कि कल जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर अभी पारा जो है 46, 47, 48 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे में उन इलाकों में किस तरीके से सुचारू रूप से मतदान कराया जाए, टेंट की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि मतदाता जो है उनको कोई परेशानी न हो, ये चुनाव आयोग के साथ साथ प्रशासन के लिए भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। श्वेता, और इसी बीच एक बड़ी खबर भी दे दें, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान को लेकर एक बयान आया है। उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान और उनका ज्ञान दोनों झूठे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस जो ध्यान लगा रहे हैं वो कन्याकुमारी में, उसको लेकर बहुत तीखे कटाक्ष किए हैं। आपको सुनाते हैं। वो ध्यान में 45 घंटे ध्यान में घर में कर सकते थे, वो वहां जाने की क्या जरूरत थी? वहां 10,000 पुलिस उनको उनकी रक्षा के लिए रहेंगे, फिर उसके पीछे बहुत से अधिकारी रहेंगे और वहां पहुंचने के लिए उनको इतने फ्लाइट गए होंगे, उनके आगे पीछे भी फ्लाइट, फिर उनको जाओ अच्छा 45 घंटे आप तपस्या करो बोलने वाले भी लोग वहां जाएंगे। ये नाटक क्यों? आप अपने घर में पूजा करो, अपने घर में श्रद्धा के साथ बैठो। ये सब छोड़ के अगर आपको करना ही था, इतने लोगों को ले जाने की, पुलिस आपके साथ रहना, ये करना, ये शो क्यों करते हो? ये बहुत बेशर्मी की बात है। नरेंद्र मोदी जी एक साधक आदमी है, 40 घंटे साधना करते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। अब इस तरह की घटिया बातों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। नरेंद्र मोदी ये सनातन प्रेमी हैं, साधक हैं, केदारनाथ में साधना की है वर्षों तक, आज विवेकानंद के चरणों पर साधना कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, क्या फर्क पड़ता है? ये लोग कभी जाते हैं राम मंदिर की प्रतिष्ठा में, चलिए छोड़िए इस बात को। तो मोदी जी की दर्शन के लिए समय बड़ा ढंग से चुने उन्होंने। कई महीना हो गया देश भर के लोगों को मोदी जी अपने ज्ञान बांटे, लेकिन कहीं बेरोजगारी के बारे में उनको मुंह से कोई जबान नहीं निकले। वो झूठा ज्ञान फिर चुनाव की जब अंतिम समय आ गए हैं तो मुझे उनको लगा कि अभी तो झूठा ज्ञान बांटने की मौका नहीं मिलेंगे, तो चलो क्यों खामोशी तरीके से वोट मिलने के लिए थोड़ा ध्यान किया जाए। तो मान लो कि ये ज्ञान और ये ध्यान, ये दोनों मोदी जी की नोटंकी की दो हिस्सा है। कांग्रेस को तो हर धार्मिक विषय पर आपत्ति, ये तो आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को अपने ऊपर आपत्ति क्यों? तो आपने अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की राय सुने हैं और जाहिर है कि ये सारी चीजें कही ही जाएंगी दोनों पक्षों से। हालांकि सोशल मीडिया के दौर में आने के बाद जब चुनाव प्रचार खत्म होते होते
ये बात कह दी जाती है, अपील कर दी जाती है और वो अगले 48 घंटे के लिए भी अवेलेबल रहता है। बहुत सारी चर्चा है जो इसके इर्द गिर्द हो रही है, जिसे लेकर एक लंबे विमर्श की भी आवश्यकता है कि क्या नियम कानून में उस हिसाब से बदलाव करने की जरूरत है। हमारे साथ इस समय कंवलजीत संधू जुड़ रही हैं। कंवल, पंजाब पूरा का पूरा 13 सीटें सारी, हिमाचल की सभी सीटें और चंडीगढ़, यहां पर वोटिंग होने वाली है। पिछली बार भी मेरा ख्याल है कि एनडीए के पास 7 सीटें थी इस पूरे क्षेत्र से। इस बार की कैसी टक्कर है? देखिए, क्योंकि आपने 3 क्षेत्रों की बात की है, पहले पंजाब की बात करते हैं और पूरा देश का ट्रेंड एक तरफ और पंजाब एक तरफ। 1998 और 2009 को छोड़ के बाकी पूरे समय जहां पे केंद्र की सरकार रही है उसके विपरीत वोटिंग पैटर्न रहा है पंजाब में। और यहाँ पे इस वक्त खासतौर पे अगर असली लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को लेकर, वहां पे बीजेपी और शिवनी अकाली दल में कोई अलायंस नहीं है और मैदान में 13 के 13 सीटों पे कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। तो यहाँ पे एक चीज जो नजर आ रही है कि बीजेपी ने बिग गन्स आखिरी दिन तक उतारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशियारपुर में थे, हमने देखा योगी आदित्यनाथ लगातार कैंपेन कर रहे थे और एक चीज जो आई है सामने वो यही है कि काफी बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, जो बड़े सिख चेहरे हैं वो उन्होंने अडॉप्ट किया और अपनी पार्टी में लेकर आए। चाहे सुनील जाखड़ को बात करें, चाहे सुनील कुमार रुनकू की बात करें, परनीत कौर करें, अमरिंदर सिंह करें, तो ऐसे कई बड़े चेहरे जो उनके हाथ में आए, उनके पास आए और उन्हें कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने आगे भी किया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है क्योंकि यहाँ पे जो किसान आंदोलन है उसके चलते बीजेपी उतना रिकवर नहीं कर पाई है। हालांकि मैदान में उन्होंने पूरी अपनी मजबूती से ये सारे कैंडिडेट्स उतारे हैं और आखिरी मिनट तक काफी पसीना बहाया है, लेकिन यहाँ पे मुश्किलें उनकी अभी भी बड़ी हुई हैं। दूसरी ओर श्रीमनी अकाली दल के लिए यहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर है बठिंडा सीट में भी, जहाँ पे हरसिमरत बादल है, तो यानी काफी मुश्किल है। पर हमारा मानना है कि श्रीमनी अकाली दल और बीजेपी तो शायद पीछे रहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी है और अगर हम बात करें कांग्रेस, वो मैक्सिमम चंक लेके जाएंगे।